भारतवर्ष के विशाल इतिहास से आज आपको ऐसे राजा से अवगत कराने जा रहा हूं जो भारतवर्ष के सबसे ताकतवर राजाओं में से एक थे, जिसने अपने जीवन काल में लगभग 36 युद्ध किए, लेकिन उनको हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी कोई जंग नहीं हारी। उनके इतिहास से झलकता है जैसे उनका जन्म ही केवल युद्ध करने के लिए हुआ था। उनका नाम था अजातशत्रु। उनकी एक गलती की वजह से आज इतिहास में उन्हें पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। आइए इनको विस्तार से जानते हैं। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरा हौसला बढ़ाएगा। मेरा कंटेंट आपके हर एक एग्जाम के लिए यूजेबल है जहां इतिहास से प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले उस समय के भारत के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। यहां से लेके पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका भारतवर्ष की ही जमीन हुआ करती थी। प्राचीन समय में भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिसमें 16 से भी अधिक राजाओं द्वारा भारतवर्ष पर शासन हुआ करता था। ये कहानी है आज से लगभग 2500 वर्ष पहले की, जब सम्राट बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की और 15 वर्ष की आयु में मगध के सम्राट बने। इन्होंने अपने राज्य का विस्तार युद्ध नीति और विवाह नीति के आधार पर किया। कौशल नरेश प्रसेनजीत से इन्हें काशी का राजस्व दहेज में मिला था, जो कि आगे चलकर युद्ध का कारण भी बना। बौद्ध धर्म ग्रंथ त्रिपिटक के अनुसार सम्राट बिंबिसार की पत्नी महारानी कोशला देवी से एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम हुआ अजातशत्रु, जिसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो जन्मजात विजयी हो, जिसको कोई भी हरा नहीं सकता, मतलब जिसको हराने वाला पैदा ही नहीं हुआ। सम्राट बिंबिसार अजातशत्रु को शुरुआती दौर से ही अपने साथ ही रखते थे, चाहे वो खेल का मैदान हो या जंग का। एक समय आया जब सम्राट बिंबिसार ने अंग महाजनपद पर आक्रमण किया और युद्ध भूमि में जीतकर मगध में मिला लिया। अजातशत्रु को अंग का उपराजा बनाया, जो कि आज का पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और उड़ीसा वाले क्षेत्र में फैला हुआ था। अजातशत्रु की इच्छाएं बहुत बड़ी थी। वह इस छोटे से क्षेत्र पर शासन करने से खुश नहीं था। जल्दी से जल्दी मगध महाजनपद का राजा बनना चाहता था, लेकिन अपने पिता बिंबिसार के होते हुए राजा नहीं बन सकता था। इसलिए वह अपने पिता की मृत्यु का इंतजार करने लगा, ताकि मगध की राजगद्दी खाली हो और मैं राजा बन जाऊं। लेकिन ये बात भी अजातशत्रु की बर्दाश्त से बाहर हो गई और एक दिन अपने पिता बिंबिसार को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। कुछ समय बाद पता चला अजातशत्रु ने अपने पिता सम्राट बिंबिसार की हत्या करके मगध की राजगद्दी पर विराजमान हुआ, जो कि हर्यक वंश का दूसरा शासक बना। इस बात से क्रोधित होकर सम्राट प्रसेनजीत काशी का राजस्व वापस ले लिए, जो कि सम्राट बिंबिसार को दहेज में दिया था, क्योंकि एक हत्यारे को काशी की संपत्ति देना नहीं चाहते थे। लेकिन इतनी आसानी से अजातशत्रु काशी का राजस्व छोड़ने वाला नहीं था। अपनी सेना के साथ काशी पर आक्रमण किया और युद्ध भूमि में काशी को जीत लिया। प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से विवाह करके काशी को फिर से एक बार मगध में मिला लिया। अब उनकी नजर थी वज्जी महाजनपद पे, जो कि उनका ननिहाल हुआ करता था। मगर जो बेटा अपने बाप का नहीं हुआ, वो ननिहाल वालों का क्या होगा? इसलिए अजातशत्रु ने वज्जी पर आक्रमण किया, लेकिन युद्ध में कोई परिणाम नहीं निकला। दरअसल वज्जी महाजनपद पर किसी भी एक राजा का शासन नहीं था, बल्कि उसमें कई छोटे बड़े राजा मिलकर शासन किया करते थे। इसलिए अजातशत्रु ने वज्जी महाजनपद को जीतने के लिए शाम दाम दंड भेद वाली योजना बनाया, क्योंकि उसे पता चल गया था इतने सारे राजाओं को अकेला हरा नहीं सकेगा। योजना के तहत अजातशत्रु ने अपने मंत्री को भेजा, जिसका नाम था वर्षकार, जो कि बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। अपने शब्दों के जाल में किसी को भी फंसा सकता था। अजातशत्रु ने कहा, जाओ तुम कुछ भी करो, बस उनके अंदर फूट डाल दो, एक दूसरे के बारे में भड़काओ, वहां की पल पल की जानकारी मुझे दो,
वर्षकार ठीक वैसा ही किया जैसा अजातशत्रु चाहता था। धीरे धीरे वज्जी महाजनपद में टकराव बढ़ गई और एक दूसरे के दुश्मन बन गए। वर्षकार ने यह भी पता लगा लिया कि इन लोगों की युद्ध नीति क्या है, कैसे युद्ध करते हैं, कौन पहले हमला करता है और कौन कौन से हथियार प्रयोग किए जाते हैं, इनके पास कितनी सेना है। इन सब बातों का फायदा उठाते हुए अजातशत्रु ने एक एक करके सभी राजाओं को युद्ध भूमि में परास्त किया। एक दिन ऐसा आया जब वज्जी महाजनपद के सभी राजाओं को हराकर मगध में मिला लिया। धीरे धीरे मगध महाजनपद बहुत शक्तिशाली बन चुका था। अब अजातशत्रु अपने पड़ोसी वैशाली महाजनपद पर आक्रमण किया और इसे भी अपने आधुनिक हथियारों के बल पर उनको घुटनों के बल लाके खड़ा किया। एक एक करके कई महाजनपदों को ऐसे ही अपने साम्राज्य में मिला लिया। अजातशत्रु के पास कुछ ऐसे आधुनिक हथियार थे जो अन्य किसी भी राजा के पास नहीं था, जिसमें रथमूसला और महाशिलाकंटक सबसे महत्वपूर्ण था। रथमूसला में 2 घोड़ों का प्रयोग किया जाता था। यह साइज में काफी बड़ा होता था और तेज भी। उसका जो चक्र होता था उसमें तलवार लगी होती थी जो घूम घूम कर दुश्मनों का नाश करती थी। महाशिलाकंटक से पत्थरों को उछाल कर वार किया जाता था। उस समय ऐसे हथियारों का आविष्कार करना बहुत बड़ी बात थी, जिसको अंजाम दिया अजातशत्रु ने। अब बारी थी अवंती महाजनपद की, जो कि उस समय का सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक था। अवंती को जीतना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इनसे पहले इनके पिता सम्राट बिंबिसार ने अवंती पर आक्रमण किया था, लेकिन निराशा ही हाथ लगी थी। अपने पिता के सपनों को साकार करने के लिए इन्होंने जीतने के उद्देश्य से अवंती पर आक्रमण किया। लंबे समय तक युद्ध चलने के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकला। दोनों राजाओं ने अपनी अपनी सेना को पीछे हटा लिया। मगध का विस्तार अजातशत्रु ने चारों दिशाओं में किया, मगर इनकी राजधानी राजगीर ही रही, जिसे इनके पिता बिंबिसार ने बसाया था। हालांकि हर एक वंश के अगले शासक उदयन ने मगध की राजधानी राजगीर से बदलकर पाटलिपुत्र को बना दिया, जो कि आज पटना के नाम से जाना जाता है। अजातशत्रु की सेना की बात की जाए तो उनके पास भी वही सेना थी जो उनके पिता के समय 4 भागों में बटी थी। धर्म की बात की जाए तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों कहते हैं कि अजातशत्रु उनकी मान्यताओं को फॉलो करते थे, जबकि भगवान बुद्ध सम्राट बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों से मिले थे। सम्राट बिंबिसार के समय तो भगवान बुद्ध खुद ही राजगीर मिलने के लिए आए थे, जबकि अजातशत्रु तब मिलने गए थे जब उनको एहसास हुआ कि पिता की हत्या करके बहुत बड़ा पाप किया है, और वहां पे पश्चाताप की बातें चली। अजातशत्रु बहुत ही तेज तर्रार किस्म के राजा थे। उनको किसी भी बात का कोई भय नहीं था। वो हमेशा जंग के लिए तैयार रहते थे। और इनके जीवन के अंत में एक कहावत बहुत फिट बैठती है, जैसी करनी वैसी भरनी। क्योंकि जैसे इन्होंने अपने पिता की हत्या करके मगध का सिंहासन ग्रहण किया था, ठीक वैसे ही इनके पुत्र उदयन ने इनकी हत्या करके मगध महाजनपद का राजा बना। इस प्रकार से अजातशत्रु ने मगध महाजनपद पर शासन किया था। अंत में आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता देता हूँ जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अजातशत्रु को कहीं कहीं कुणिक भी कहा गया है। अजातशत्रु के समय सबसे बड़ी घटना महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण था, जबकि शासन का 8वां वर्ष चल रहा था। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार अजातशत्रु ने बुद्ध के कुछ अवशेषों को लेकर राजगृह की पहाड़ी पर एक स्तूप बनवाया था। अजातशत्रु के शासन काल में ही राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति में बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक और विनय पिटक में विभाजित और संपादन किया गया था। भरहूत स्तूप की एक वेदिका के ऊपर अजातशत्रु को बुद्ध की वंदना करते हुए दर्शाया गया है। पिता की हत्या करने के कारण अजातशत्रु इतिहास में हमेशा बदनाम रहा।
461 ईसा पूर्व उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके राजा बन गया। ऐसा विवरण मिलता है कि हर्यक वंश के लगभग सभी राजाओं ने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी को प्राप्त किया था। इसलिए इतिहास में इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, अजातशत्रु की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।